안녕하세요, 여러분. 저는 인도에서 온 쿠시라고 합니다. 여러분들이 제 영상을 보고 댓글 남겼잖아요. 언니, 한국말 할 수 있으실까요? 언니, 영상을 한국말로 해주면 안 돼요? 이렇게 말했잖아요. 제가 만약에 영상을 한국말로 만들면 여러분들이 다 알아들을 수 있겠어요? 아니잖아요. 그럼 왜 이런 말을 했어요? मैंने ये कोरियन उन लोगों को बताने के लिए बोली थी जो लोग बोलते हैं कि आपको कोरियन बोलना आता है, आप कोरियन बोल सकते हैं, आपने कोरियन कहाँ से सीखी, ये सब जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं उनके लिए ये प्रूफ था कि यस आई कैन स्पीक कोरियन। तो जितनी कोरियन मुझे बोलनी थी मैंने बोल दी है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल अवतार पे और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो एवरीवन, अन्यसेओ, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। तो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट टॉपिक एग्जाम, नॉट TOPIC, इट्स TOPIK, जो कि है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। और उसमें मेरे को टोटल लेवल 6 होते हैं और मुझे लेवल 5 मिला है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे लेवल 5 कैसे मिला और ये एग्जाम जरूरी क्यों है, आप इस एग्जाम से कोरिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और ये एग्जाम कोरिया आने के लिए जरूरी है या नहीं है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक एग्जाम होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, टॉपिक एग्जाम होता है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। जैसे इंग्लिश के लिए आइल्स होता है, टोइक होता है, जापानीज के लिए GLPT होता है, वैसे ही कोरियन के लिए होता है टॉपिक एग्जाम, ठीक है। और टॉपिक एग्जाम में टोटल देर आर 6 levels, okay, 1 2 3 4 5 and 6 is the advanced level, 5 and 6 is advanced। बीच वाले जो होते हैं आई थिंक 3 4 is intermediate, 1 and 2 is for beginners, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्स हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2। टॉपिक 1 के अंडर आता है लेवल 1 एंड 2, टॉपिक 2 के अंडर आता है 3 4 5 6, ठीक है। टॉपिक लेवल 1 और जो 2 है वो आप बिगनर्स के लिए होता है, ठीक है। और उससे आप ये बस आगे वाले को पता चलता है कि यू हैव सम नॉलेज अबाउट टॉपिक, आपको थोड़ी बहुत कोरियन आती है, बट वो आपको कहीं भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं देता है। अगर आप लोगों को कोरियन फील्ड में, किसी भी कोरियन फील्ड में, यानी कि ऑफिसेस में, यूनिवर्सिटीज में कहीं भी एडमिशन लेना है और आप लोगों को चाहिए कि वो आप लोगों को प्रायोरिटाइज करें, तो काम आता है आपका इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल, विच इज लेवल 3 4 5 6। आप कोरिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या पढ़ना चाहेंगे तो आपको लेवल 3 चाहिए ही होगा, लेवल 1 और लेवल 2 से कुछ भी नहीं होता है। तो अब आते हैं कि कोरियन एग्जाम में बेसिकली होता क्या है। बाकी सारे एग्जाम्स की तरह इसमें भी होता है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ठीक है, 3 चीजें होती हैं। स्पीकिंग अभी तक टॉपिक एग्जाम में आया नहीं है, बट बहुत जल्द स्पीकिंग भी स्टार्ट होने वाला है, तो अब से आई थिंक कि आपको स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग जो होता है वो हर एक पोर्शन 100 मार्क्स का होता है। और अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि विच लेवल, हाउ मेनी पॉइंट्स यू नीड टू क्रैक अ सर्टेन लेवल, तो पूरा लिस्ट आ जाता है कि आपको इतने मार्क्स चाहिए तो आपका ये वाला लेवल निकल जाएगा। सो आई गॉट लेवल 5। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये एग्जाम जरूरी होता है या नहीं होता। अगर समहाउ आप कोरिया आ भी गए हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि अब आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, नहीं, आपको यहाँ पर कोई भी एडवांटेज लेने के लिए लेवल 3 बहुत जरूरी है, तो आपको कोरिया आके वो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। जैसे कि जब मैं इंडिया में थी तो मेरे पास लेवल 4 ऑलरेडी था, बट जैसे कि मैंने बीच में कोरियन छोड़ दी थी, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था, मुझे याद भी नहीं था कि क्या चल रहा है, और यहाँ आने के बाद मैंने वो चीज वापस से स्टार्ट की। उसके बाद आई स्टडीड अ लॉट एंड लेवल 5 लाना इज लाइक बहुत मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज यू नीड टू राइट अ होल लॉट ऑफ पेज इन कोरियन। क्योंकि जब हम इंग्लिश में लिखते हैं या मेरे को कोई हिंदी में लिखने बोलेगा तो मुझे इतना टाइम लग जाएगा, बट यू नीड टू राइट इट इन कोरियन। सो ये सब होता है। हम लोग सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि चलो एक एग्जाम है वो तो क्रैक हो ही जाएगा, नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर एक जीके स्कॉलर हूँ, यानी कि मुझे जीके स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो इस स्कॉलरशिप को भी कंटिन्यू करने के लिए आपको यहाँ आने के बाद 1 साल जो लैंग्वेज स्कूल आपका होता है उसमें पढ़ते पढ़ते में भी, और या फिर खत्म होने से पहले आपको अपना टॉपिक स्कोर सबमिट करना होता है लेवल 3 का। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो दे विल टेक बैक योर स्कॉलरशिप एंड सेंड यू बैक टू होम, बैक टू इंडिया और एनी अदर कंट्री, ठीक है। तो आप लोगों को वापस भेजा जाएगा बिना कोई सेकेंड थॉट के। तो आप लोग ये नहीं सोच सकते कि हम कोरिया आएंगे, स्कॉलरशिप ले लेंगे, फिर घूमेंगे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेंगे तो हो जाएगा। नो, कोरियन पढ़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट,
ठीक है, क्योंकि एक होल न्यू लैंग्वेज है तो आप हमेशा ऐसा चिल होके नहीं कर सकते कुछ, और यहाँ पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ऊपर से फिर आपके यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट है वो भी सब आपको कोरियन में ही पढ़ाया जाएगा। तो अब जब आपके सारे लेक्चर्स कोरियन में होंगे और प्रोफेसर आपको कोरियन में पढ़ाएंगे तो आपका कोरियन लेवल उतना होना चाहिए कि आपको समझ आए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपको अपनी कोरियन उसी हिसाब से इंप्रूव करनी होती है और उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होती है। और अब जैसा आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं कोरियन बोल सकती हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास लेवल 5 है, मैं बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। और अगर आप सुनना चाहते हैं कि मैं कोरियन कैसे बोलती हूँ तो सुनिए। 여러분들이 저한테는 자꾸 제가 한국말 할 수 있는지 없는지 물어보고 있잖아요. 저는 한국말을 누구보다 잘할 수 있어요. 그래서 저를 의심하지 마세요. 저는 한국말 진짜 잘해요. तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल ब्रैग करना चाहूंगी कि मेरे जितने भी कोरियन प्रोफेसर्स हैं, कोरियन फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि जब मैं कोरियन बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोरियन ही बोल रहा है, उन्हें कभी फील नहीं होता कि एक फॉरेनर बोल रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट सुनना इस लाइक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है स्पीकिंग के पीछे ताकि मैं नेटिव की तरह साउंड कर सकूं। जब तक आप एक नेटिव की तरह साउंड नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस लैंग्वेज में मजा आता है। दैट्स माई ओपिनियन, बट सबका अलग अलग ओपिनियन है, नो ऑफेंस टू दैट। बट मैंने यही सोचकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया था और ये इजी नहीं था। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मैंने कोरियन कब लर्न करना स्टार्ट करी और कैसे स्टार्ट करी और मैंने कोरियन कहाँ से सीखी, क्योंकि यही सारी चीजें आप मुझसे मेरे कमेंट्स में बार बार पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को वो सब इस वीडियो में बता दूंगी। तो ध्यान से सुनिए। बात है 2021 की। आई गेस आई वॉज वॉचिंग अ ड्रामा, ठीक है। वो ड्रामा जब मैं देख रही थी तो मुझे लगा कि ये कोरियन ड्रामा ही है, बट वो एक्चुअल में एक थाई ड्रामा था, ठीक है। तो मेरे को लैंग्वेज और भी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। उसके बाद मैंने कुछ कोरियन शोज देखना स्टार्ट करे। तो जब मैं वो शोज देखती थी, वैरायटी शोज, मेरे को शो का बिल्कुल अच्छे से नाम याद नहीं है, बट पुराने आइडल्स उस पर आते थे, ठीक है। तो मैं वो देखती थी। इंग्लिश सबटाइटल्स उसमें नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट था और पूरा उन्होंने जो कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ था वो देखने में इतना मजा आता था कि लैंग्वेज समझ भी नहीं आ रही है तो भी मैं उससे कनेक्ट कर पाती थी। अब मुझे इतना ज्यादा लगने लगा कि नहीं, अब मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, मुझे समझना है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और क्या चल रहा है। तो इधर से स्टार्ट हुआ था मेरा कोरियन लैंग्वेज में इंटरेस्ट। मैंने सोचा था कि मुझे कोरियन सीखनी है, तभी से मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट नहीं किया था। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था बेसिक से, जो कि मैंने खुद अपने आप से सीखे थे बिना किसी क्लासेस के, यूट्यूब के थ्रू। और सबसे पहले मैंने एक नोटबुक ली थी, उसके लास्ट पेज पर मैंने लिखना स्टार्ट किया था सारे कोरियन अल्फाबेट्स। और उसके बाद मैं ड्रामास देखती थी, उसमें से जो इंग्लिश सबटाइटल्स वो होते थे उसमें से उनके वर्ड्स पिक करती थी जो भी एक्टर्स बोल रहे हैं, एंड फिर उनको मैच करके ऐसे मैं वर्ड्स याद करती थी किस वर्ड का क्या मतलब होता है। फिर मैं यूट्यूब के थ्रू सारे ग्रामर पैटर्न्स, वोकैबुलरीज और इंटरनेट से मैं वोकैबुलरी का पूरा लिस्ट निकाल के ऐसे ही खुद ही पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैंने कुछ क्लासेस ली थी, वो प्राइवेट ट्यूटर से ली थी मैंने। और मुझे ऐसा था कि मुझे कोरियन कल्चर सेंटर दिल्ली में जाकर पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने उसका इंटरव्यू दिया था, बट मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था बिकॉज इट वाज लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स वर देयर। तो मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन फिर मैंने सोच लिया था कि अगर अब मुझे पढ़ाई करनी है तो इधर से ही करनी है। तो आई स्टार्टेड डूइंग माई स्टडीज, ठीक है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं उनका एंट्रेंस एग्जाम दूंगी और डायरेक्ट लेवल एंट्री लूंगी, ठीक है। तो वो भी होता है, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होती है, आप बस एग्जाम देंगे। अगर वो आप क्लियर करेंगे उसके बाद आपका स्पीकिंग एग्जाम होगा, वो भी आपने क्लियर कर लिया तो आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट करी, पूरा सब कुछ पढ़ा जितना हो सकता था। और तब मैंने अपने कुछ प्राइवेट ट्यूटर्स की हेल्प ली थी उस टाइम पे, और उसके बाद मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया था। और मैंने आई गेस डायरेक्ट लेवल 4 से या 3 से, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं आ रहा है, लेवल 4 था आई गेस। तो मैंने उधर से एंट्री ली थी और फिर वहां पर ही मैंने अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करी थी। बेसिकली बात ये होती है कि मैं जो बिलीव करती हूँ कोचिंग्स वगैरह से ज्यादा मैं खुद ज्यादा अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो मैं कोचिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेती थी और उसके बाद घर आके पढ़ाई करती थी। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन 1 घंटा निकालकर उसे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप उस लैंग्वेज में अच्छे हो पाएंगे। इसीलिए जब मैंने कोरियन पढ़ी थी, आई गेस मैंने तब लेवल 3 ही क्रैक करा था। लेवल 3 क्रैक करने के बाद मैंने कोरियन पढ़ना छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं इतना मतलब भूल चुकी थी कि कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरा कोरियन से एकदम नाता हट चुका था बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी सब कुछ पढ़ने में, प्रोजेक्ट्स बनाने में, क्योंकि मैं ज्योग्राफी ऑनर्स से थी और ज्योग्राफी में यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स। तो मेरा सारा ध्यान वहीं पर चले गया था और मैंने कोरियन पढ़ना छोड़ दिया था। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपको फिर आप लैंग्वेज भूलने लगेंगे, आपको नहीं याद रहेगा कि क्या होता है।
फिर जैसे ही मेरा यूनिवर्सिटी खत्म हुआ, मैंने सोचा कि खुशी यू नीड टू बकल अप और पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे को। मैंने ड्रॉप ईयर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और ये स्कॉलरशिप आपका पूरा टाइम लेती है, पूरा फोकस लेती है, तो मैंने वो ड्रॉप ईयर ले लिया था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने कोरियन की पढ़ाई करना भी स्टार्ट करी थी, बिकॉज इफ आई एम मूविंग टू कोरिया आई शुड नो द लैंग्वेज प्रॉपरली। ठीक है, तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद मैंने दिया टॉपिक एग्जाम एंड आई क्रैक्ड लेवल 4। ठीक है, और मैंने लेवल 4 ही अपने जीके स्कॉलरशिप के लिए सबमिट किया था। अगर आप लेवल 5 सबमिट करते हैं तो आपको लैंग्वेज ईयर यहाँ आकर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एग्जाम्प्ट हो जाते हैं उससे, आप डायरेक्ट अपना मास्टर्स डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैंने लेवल 4 सबमिट किया था तो मुझे यहाँ आके भी वो लैंग्वेज ईयर करना ही था। तो जब मैं कोरिया आ गई थी और यहाँ पर लैंग्वेज ईयर में मुझे पढ़ना था, आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि आपको लेवल 3 सबमिट करना है टॉपिक के लिए अपनी डिग्री स्टार्ट करने के लिए। बट मेरे पास ऑलरेडी लेवल 4 था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं यहाँ आकर कुछ पढ़ाई करना बंद कर दूं। मेरा गोल था कि आई शुड स्टेप अप और मैं इससे एक लेवल अप और लेकर आऊं, बिकॉज अगर मैं दोबारा यहाँ पर कोरियन एग्जाम दूंगी, मेरा वो वाला टॉपिक एक्सपायर होने वाला था। 2 साल बाद आपका वो एग्जाम एक्सपायर हो जाता है तो आपको समहाउ देना ही पड़ता है। और बेसिक रिक्वायरमेंट लेवल 3 की थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लेवल 3 ही लाऊं, क्योंकि वो ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे पास इंडिया में ऑलरेडी लेवल 4 है तो आई हैव टू गेट 1 लेवल अप। अगर मैं वो नहीं करूंगी तो भाई मेरे को ऐसा लग गया था मेरी इमेज पे बात आ जाएगी। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग लाइक क्रेजी। और फिर सबसे बेसिकली मैंने अपना ध्यान दिया था राइटिंग पर, क्योंकि राइटिंग में जो होता है आपको फुल एक पेज लिखना होता है, कोई भी टॉपिक वो लोग देते हैं उस पे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया राइटिंग से। जैसे ही मैंने अपना पूरा पढ़ाई करी और टॉपिक दिया, उसके बाद रिजल्ट आया और मेरा लेवल 5 क्रैक हो चुका था। तब मुझे ऐसा तसल्ली हुई कि मैंने अपनी इमेज बचा ली। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा डाउनग्रेड हुआ है, मैं अपग्रेड ही हुई हूँ। और यही मेरा बेसिक गोल था मेहनत करने का, क्योंकि अब ये एग्जाम मेरा 2 साल चलेगा और 2 साल बाद ही एक्सपायर होगा। 2 साल में मेरा डिग्री खत्म हो जाएगा, तो मेरे को एग्जाम तब दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हालांकि मुझे दोबारा देना पड़ेगा ये एग्जाम, क्योंकि मुझे अगर इफ आई वांट अ जॉब इन अ कोरियन फील्ड और एनीथिंग, आपको फिर से एग्जाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायर्ड टॉपिक तो वो आप लोगों का नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो तभी देना पड़ेगा। और उससे पहले तो तब तक के लिए मैंने अपनी मेहनत कर चुकी है, तो आई एम फ्री ऑफ टॉपिक, नॉट फ्रॉम डिग्री। डिग्री के लिए मुझे अभी भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतने असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी। तो मेरे को टॉपिक का एग्जाम अगर अब मैं 2 साल नहीं दूंगी तो चलेगा, क्योंकि 2 साल तक मेरा एग्जाम रहेगा। और अभी मैं लेवल 6 पढ़ रही हूँ और मुझे नहीं पता इफ आई डिसाइड टू गेट अ लेवल 6 तो मैं शायद दोबारा से उतनी मेहनत करना स्टार्ट कर दूं अगर मुझे लेवल 6 चाहिए रहेगा, क्योंकि लेवल 6 इज द लास्ट। ठीक है, और अगर आप कोरिया आकर लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत इंटेंस कोर्स कराया जाता है। हर दिन आपको 4-4 घंटे पढ़ाया जाएगा, प्रेजेंटेशंस बनवाई जाएंगी, स्पीकिंग करवाया जाएगा, क्योंकि ये इंटेंसिव कोर्स होता है। बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि एक ईयर में आप अपना टॉपिक लेवल 3 निकाल लें, ताकि आप अपना डिग्री शुरू कर सके। और अगर आप वो नहीं निकालते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका स्कॉलरशिप वापस ले लिया जाता है और आपको घर भेज दिया जाता है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल अपने माइंड को प्रिपेयर करके आइए कि आपको कोरियन पे पूरा फोकस करना ही पड़ेगा। तो भी सोच रहे हैं कि आप कोरियन पढ़ना चाहते हैं, लेवल 5 आपको चाहिए, तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देती हूँ कि आपको वो दिमाग में रखनी है और फिर ही कोरियन की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। बिकॉज आई हैव बीन देयर, मुझे पता है कि क्या क्या होता है। जितना सुनने में आसान लगता है कि हम कर लेंगे, उतना आसान नहीं होता है। यू विल क्राई, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन somehow you have to show up every day, because वो ही तो बिल्कुल प्रोसेस होता है ना, कि आपको हर दिन वो चीज करनी पड़ेगी। चाहे आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, जो भी हो रहा है, आपको हर दिन पढ़ना ही पड़ेगा। उसे जबरदस्ती कीजिए पर कीजिए, तभी वो हो पाएगा। तो अगर आप कोरियन पढ़ना चाहते हैं तो ये चीजें आप दिमाग में रखिए। पॉइंट नंबर 1, मेक योर बेसिक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बेटा अगर मकान की नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो आप मकान बनाएंगे तो वो फिर गिर जाएगा। तो मेक योर नीव वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नीव स्ट्रॉन्ग करने के बाद यू कैन स्टैक अप स्टैक अप स्टैक अप स्टैक अप और अपना एक फ्लॉलेस बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो जितनी कोशिश आप कर सकते हैं कीजिए और अपने बेसिस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट्स पर जाइए। ये नहीं कि मेरे को फटाफट ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फ्रस्ट्रेट होके बिल्कुल रश में आपने सब कुछ ऐसा जल्दी जल्दी किया। अगर आप ये सब चीजें बहुत ध्यान देकर नहीं पढ़ेंगे तो आपका लैंग्वेज का जो बेस है वो बिल्कुल वीक रह जाएगा और उसके बाद आपको बाकी चीजें समझने में भी प्रॉब्लम होगी, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट में
कमी आ सकती है। पॉइंट नंबर 2, लर्न एज मच एज वोकैबुलरीज यू कैन। ठीक है, ग्रामर पैटर्न वोकैबुलरी के बाद आता है, वोकैबुलरी सबसे पहले आती है, ये मेरा सोचना है। क्योंकि अगर आपको वोकैबुलरी सबसे ज्यादा आएंगी, आपको पता रहेगा कि क्या शब्द बोला जा रहा है, आपको उसका मीनिंग आ रहा होगा, तो क्या होता है कि हम लोग वर्ड टू वर्ड ऐसे कनेक्ट करके हम लोग खुद ही एक सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं कि हाँ इस चीज का मतलब यही होगा, ये हम गेस वर्क कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वोकैबुलरी। जितनी ज्यादा वोकैबुलरी आपको आती होंगी उतना ही आप बिल्कुल अच्छे से अपने एग्जाम को, टॉपिक एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली खेल सारा वोकैबुलरीज का ही होता है। अगर आपको वर्ड ही समझ नहीं आएगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी वोकैबुलरीज को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और लर्न एज मच एज वोकैबुलरीज यू कैन। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मैं दिन की 100 वोकैबुलरीज तो याद करती ही थी। बेसिक से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद हर डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट वोकैबुलरीज याद करते रहिए और सबको मेंशन कर लीजिए कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कीजिए उसे अपने दिमाग में। अगर आप नहीं चाहते कि आप दूसरे लोगों के सामने वो वर्ड यूज करें और आपको एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, तो आप अपने दिमाग में भी तो सोच सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर इज निकजांगो, डेस्क इज छेक्सांग, बेड इज छिमदे, लैपटॉप इज नोटबुक। ऐसे करके आप अपने दिमाग में भी ये सारी वोकैबुलरीज चला सकते हैं और ऐसे आपको सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा। एम्बैरेसमेंट तब भी तो होगी जब आप लाइफ में आगे कुछ नहीं करेंगे और लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। वो एम्बैरेसमेंट फेस करने से अच्छा आप ये वाला एम्बैरेसमेंट फेस कर लीजिए कि लोग आपको बोलें कि ज्यादा हमारे सामने कोरियन मत बोल। क्योंकि मैंने ये सब बहुत सुना है और ट्रस्ट मी, जब आप लाइफ में एक पॉइंट पर अपनी चीजें कर लेते हैं अचीव, उसके बाद आप थैंकफुल रहेंगे कि मैंने उस टाइम पर ये चीज की। बिकॉज लोगों को डिस्करेज करने के अलावा कभी कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनसे आगे कोई जाए। सो डोंट थिंक अबाउट देम, थिंक अबाउट योरसेल्फ, बी सेल्फिश और ये सब करो। नाउ थर्ड पॉइंट आएगा ग्रामर पैटर्न्स। ग्रामर पैटर्न्स अब जरूरी इसीलिए है क्योंकि आप लोग कोई सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ग्रामर पता होगा, तभी तो आप एक पूरा सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। वो आ रहा है, वो आ गया है, वो गया था, वो जाएगा, ऐसे सब कुछ यूज करने के लिए आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ पता होगा, तभी तो आप फॉर्म कर पाएंगे। तो और एक गेस वर्क लगाना कि आज बारिश होगी, फीगा उल्कोत कब था, ऐसे करके आपको सारे पैटर्न्स याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और आप उसको इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग से मत ट्राई कीजिए समझने का, हिंदी के सेंटेंस मेकिंग से कीजिए। बिकॉज वी आर एशियंस, हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम है, लेकिन इंग्लिश का फॉर्मेशन बिल्कुल ऑपोजिट है कोरियन से। तो आप उसको उससे कंपेयर करके मत पढ़िए, आप उसको हिंदी से कंपेयर करके पढ़िए, तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि आपको कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ग्रामर पैटर्न इज नेसेसरी, तो उन पर भी ध्यान दीजिए। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि बेटा तू कितनी भी पढ़ाई कर ले, कोई भी डिग्री ले आ, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते हैं। तो आप किसी लैंग्वेज को कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी उसमें मास्टर बन जाइए, लेकिन जब तक आप वो लैंग्वेज बोल ही नहीं सकते हैं तो आपका पूरा पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर आप स्पीकिंग में अच्छे नहीं होंगे तो लोग आपको यही सोचेंगे कि भाई बस बोल रहा है, कि इसने लैंग्वेज पढ़ी है, इसको बोलना तो आता ही नहीं है। तो बोलना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग की प्रैक्टिस हर रोज कीजिए, डरिए मत कि लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, ये सब सोचने बैठेंगे तो आप स्पीकिंग कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि टॉपिक का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं लेकिन स्पीकिंग में बिल्कुल जीरो होते हैं। तो अगर आप उनमें से एक नहीं बनना चाहते हैं तो स्पीकिंग को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए और हर रोज उसकी भी प्रैक्टिस करिए। सो बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका काम चल जाता है क्योंकि दे आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। लेकिन ईस्ट एशियन कंट्रीज अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, जैसे कि जापान, थाईलैंड, चाइना। यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको वो अपनी कंट्री में लैंग्वेज सिखाएंगे, पर सिखाएंगे तो जरूर। अगर आपको इन कंट्रीज में शिफ्ट होना है, सेटल होना है या फिर इनकी फील्ड में काम करना है तो इनके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको इनकी लैंग्वेज आती हो। और यहाँ की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इंग्लिश नहीं बोलती है, तो आप उनसे बात कैसे करेंगे, उन्हें अपनी चीजें समझाएंगे कैसे? तो ऑब्वियसली उनका लैंग्वेज आना आपको जरूरी है। तो ये मत सोचिए कि मैं क्यों पढ़ूं, मुझे तो इंग्लिश आती है, हो जाएगा। नहीं होगा। आपको अगर कोरिया, जापान, चाइना जाना है तो आपको इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आकर मुझे बोलते हैं दी प्लीज हेल्प अस, कोरिया इज आवर ड्रीम, जिसमें यू राइट द स्पेलिंग्स रॉन्ग, कोरिया का स्पेलिंग गलत होता है, टॉपिक एग्जाम का स्पेलिंग गलत होता है, यू डोंट नो हाउ टू राइट इट एंड यू आर सेइंग दैट इट इज माई ड्रीम। Does it even make any sense? It's not like I am dissing you guys or I am disrespecting you guys, but I feel disrespected because you don't even know much about that country and you are saying that this is my dream and I want the scholarship. There are thousands of people waiting in line for this scholarship who
actually worked hard for this scholarship and still they are not getting it, but suddenly some random people are coming into my DM and saying I want to go to Korea because I like BTS, I like a certain actor or actresses, I like Korean dramas, that's why it's my dream, I want to live there. That's not your dream. It's not a dream. You can just go for travel if you want to do that. Then there are some people वो बोलेंगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हम इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते. अगर जीके स्कॉलरशिप का इंटरव्यू है और इंटरव्यू जो आपका लेंगे वो लोग कोरियन है, तो आपने कैसे सोच लिया कि अगर आप इंटरव्यू हिंदी में देंगे तो उनको समझ आएगा? तो ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस है ना. आप कैसे सोच सकते हैं कि आप हिंदी में बोलेंगे और वो समझेंगे और वो आपको स्कॉलरशिप दे देंगे? इफ यू वांट टू शिफ्ट अब्रॉड, ऑब्वियसली यू नीड टू नो वन और द अदर फॉरेन लैंग्वेज. तो आप हिंदी यूनिवर्सल नहीं है, नहीं समझेंगे लोग. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक फॉरेन कंट्री वाला इंसान आपकी हिंदी समझेगा और आपको स्कॉलरशिप देगा? तो आई डील विद सो मेनी पीपल, वो बस आएंगे और मुझे बोलेंगे दी प्लीज गाइड अस, हमें कोरिया आना है, दी प्लीज गाइड अस, हमें कोरिया आना है. मैं एक एक इंसान को कैसे गाइड करूं कि आपको ये करना है? ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू गाइड यू गाइज, दैट्स व्हाई आई हैव ओपन्ड अ यूट्यूब चैनल. मैंने उस पर सब कुछ सारी वीडियोज डाली है, आप जाकर देखिए, समझिए. आपको अपना रिसर्च करना ही नहीं है एंड सडनली बस आके आपको प्लीज टेल अस अबाउट दिस, प्लीज टेल अस अबाउट दैट. आई हैव अ लाइफ हियर, आई एम स्टडिंग, आई एम मैनेजिंग माई कॉन्टेंट creation and everything. Like I have to meet my friends, I have to hang out with them, I have to work on my assignments. आपको कैसे लगता है कि मैं वन ऑन वन सबसे बात कर पाऊंगी? इट्स नॉट पॉसिबल. तो आपको अपनी खुद की रिसर्च भी करनी पड़ेगी. अगर आपको नहीं जवाब देते हैं तो यू आर लाइक कि बहुत रूड हो आप ये बोल देते हो, आप वो बोल देते हो. आई एम नॉट रूड. द प्रॉब्लम इज यू पीपल थिंक द पीपल हु आर ओपिनियनेटेड दे आर रूड. इफ आई हैव अ ओपिनियन आई एम रूड. तो मुझे आप लोगों को यही बताना था, बिकॉज सम ऑफ यू गाइज कॉल मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो वीडियो कॉल मी ऑन इंस्टाग्राम आस्किंग मी फॉर माई व्हाट्सएप नंबर सो दैट यू कैन टॉक टू मी वन ऑन वन, विच इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज वेरी अनोइंग एट द सेम टाइम. तो आप प्लीज वो सब मत करिए. मैंने बहुत डिटेल में जीकेएस के बारे में बनाया है सारा वीडियोस, आप जाइए देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि क्या होता है. बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के लिए आप ऐसे किसी को परेशान मत कीजिए प्लीज, बिकॉज आई हैव अ लाइफ इन हेयर एंड आई हैव टू मैनेज दैट टू. सो जितने भी लोग मेरे को हेट कॉमेंट्स दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट गाइज. यू नो आई डोंट केयर एंड मैं हेट कॉमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ बिकॉज यू गाइज हैव नो राइट टू हेट ऑन समवन, बिकॉज ऑल यू आर डूइंग इज वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन योर बेड डूइंग नथिंग इन लाइफ. सो ये आपको जवाब आपका मिलना ही चाहिए, तो मैं दे देती हूँ. बट दैट डजंट मीन कि मैं पॉजिटिव कॉमेंट्स को इग्नोर करती हूँ. आई सी ऑल ऑफ देम एंड आई लव यू गाइज अ लॉट. So that's it for today's video. I hope you guys will find this video helpful. अगर आप कोरिया आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं या फिर कोरियन कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको मेरे टॉपिक से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्प करें. और मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ. तो तब तक के लिए वॉच दिस वीडियो, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव. वी हैव क्रॉस 40K एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. आई होप आप लोग आगे भी मुझे इतना ही प्यार देंगे. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.